Good day, students. Today we'll start with the fourth chapter, The Lost Spring, written by Anis Jung. About the lesson, Anis Jung, 1964, is renowned Indian scholar and poet. She has worked as journalist and editor for major newspaper in India and abroad. She is noted especially for her lively and vivid description. ओके दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय एनिस जंग. ये जो चैप्टर है वो एनिस जंग ने लिखा है, जिनका जो बर्थ ईयर है वो 1964 है. शी इज़ रिनोन्ड स्कॉलर एंड पोएट. वो यहाँ की इंडिया की बहुत जानी मानी पोएट और स्कॉलर हैं. उन्होंने जर्नलिस्ट की तरह, एडिटर की तरह भी न्यूज़पेपर में वर्क कर रखा है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रोड. सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रोड में भी उन्होंने काम कर रखा है. शी इज़ नोटेड स्पेशली फॉर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन. उनकी जो पोयम, उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो पोएट एज अ पोयम या फिर जो भी वर्क उन्होंने लिखे हैं, वो उनकी लाइवलीनेस और विविड डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं. About the chapter, in Lost Spring, Anis Jung depicts miserable and deplorable condition of the families that lead to the life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to the poverty and lack of education. जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इसमें जो एनिस जंग है उन्होंने डिपिक्ट करा है. डिपिक्ट यानी कि बताया है. डिपिक्ट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, या फिर किसी भी चीज़ को बताने को हम डेपिक्ट बोलते हैं. तो उन्होंने क्या डेपिक्ट किया, उन्होंने बताया मिजरेबल. मिजरेबल यानी कि पुअर. डिप्लोरेबल यानी कि पुअर और बेकार कंडीशंस कहाँ की, फैमिलीज़ की. विच लीड टू द डेप्रीवेशन, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, डेप्रीवेट यानी कि किसी चीज़ से वंचित रह जाना. व्हेन यू आर नॉट हैविंग ऑल द नेसेसिटी विच इज़ नेसेसरी. ठीक है, जो जितनी भी बेसिक नेसेसिटी है, जब आपको वो भी नहीं मिलती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेप्रीवेशन यूज़ करते हैं. इन द विशियस, विशियस यानी कि वेरी बैड. सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण. ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, एंड लैक ऑफ एजुकेशन. तो बेसिकली वो यही कहना चाहती है कि पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लोगों में शिक्षा की कमी की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ज़्यादा पुअर और डिप्लोरेबल और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है. और ऐसे में क्या हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण जो है वो बढ़ता जा रहा है. She focuses on the children who are doing manual and hazardous tasks of supplement the income of their families. Especially उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है वो किसके ऊपर है, चिल्ड्रंस के ऊपर है इस पॉवर्टी में. who are doing manual, जो बहुत छोटे लेकिन hazardous, खतरनाक काम करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी फैमिली में थोड़ा सा पैसा ला सकें. Most of them succumb to the various diseases before attaining their youth. और ये जो बच्चे हैं वो ऐसी कंडीशन में काम करते हैं, ऐसी खतरनाक जगह पे काम करते हैं, जिसमें वो क्या होता है, अक्सर जिस वजह से उनको क्या हो जाती है, अक्सर बीमारियाँ हो जाती है, और वो उनके यूथ यानी कि वो अडल्ट हो सके इससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं, उस डिजीज़ के कारण अपनी लाइफ खो देते हैं. सो दिस इज़ द चैप्टर दैट एनिस जंग हैज़ एक्सप्लेन्ड अस थ्रू द लॉस्ट स्प्रिंग. यही चीज़ एनिस जंग ने हमको लॉस्ट स्प्रिंग के थ्रू समझाई है. लेट्स रीड द चैप्टर. Sometime I find a rupee in a garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even the distant memory. There were many storms that swept away their field and homes. His mother tell him that's why they left looking for gold in the big city where now he lives. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो कौन है, नरेटर जो है वो ऑथर ही हमारे एनिस जंग ही हैं. तो एनिस जंग यहाँ पे एक साहिब नाम के लड़के से बात कर रही हैं. उनके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उस कॉन्वर्सेशन का जवाब साहिब देते हुए बोलता है, समटाइम आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज. कि क्या होता है, कभी कभी हमको कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क. तो जो ऑथर होती हैं, जो नरेटर होती है, वो उनसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो. साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग. ये जो होती है, जो ऑथर होती है, वो साहेब से हर मॉर्निंग एनकाउंटर, एनकाउंटर मीन्स व्हेन यू मीट समवन अनइंटेंशनली या फिर अनडिसाइडेडली. जब आप किसी से किस्मत से मिल जाते हो या फिर लकीली आपका उनसे आमना सामना हो जाता है, तो उसको हम एनकाउंटर बोलते हैं. तो बोलती हैं कि साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, के जब भी जो ऑथर होती है वो रोज़ सुबह साहेब को देखती हैं स्क्राउजिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डंप. जो क्या कर रहा होता है, उनके नेबर में, उनके पड़ोस में जो गार्बेज का ढेर पड़ा रहता है, उसमें अक्सर कुछ ना कुछ स्क्राउंज, स्क्राउंज यानी कि ढूंढना, लुकआउट करना. ठीक है,
स्क्राउंज का मतलब होता है लुकआउट, किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो वो क्या करता रहता था, हमेशा गार्बेज में गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता था। गोल्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसको लिटरल गोल्ड मिलेगा, लेकिन गरीब लोगों के लिए 1 रुपया भी किसके समान है, गोल्ड के समान है, इसलिए वहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल किया है। तो बताती हैं कि किस तरह साहिब, वो हर सुबह साहिब को देखती हैं जो क्या कर रहा होता है, जो उनके पास में नेबरहुड यानी कि उनके पड़ोस में जो गार्बेज का ढेर पड़ा रहता है उसमें गोल्ड की तलाश करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमेज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ था, ढाका में था। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, उसने अपना घर इतनी जल्दी इतने पहले टाइम पे छोड़ा था कि अब उसकी यादों में भी उसके घर का कोई भी नामो निशान नहीं है। देयर वॉज मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल हिम, उसकी मदर जब भी साहिब जो होता था उसकी मदर से पूछता था कि हम बेसिकली कहाँ से हैं या हमारा घर कहाँ है, तो उनकी मदर उनको अक्सर बोलती थी कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स यानी कि बाढ़ के या फिर बहुत ज़्यादा है ना तूफान आने की वजह से उनकी जो फील्ड्स थी, उनके जो घर थे वो तबाह हो गए, एंड दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इस वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इस कारण से वो अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में आए ताकि वो क्या कर सके, कुछ पैसा ढूंढ सके, और अब वो यहीं पे रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, जब उनसे पूछती हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको जवाब मिला है किसका, वाई डू यू डू दिस का। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वो बोलता है कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब क्या होता है, ग्लिबली का मतलब होता है थॉटलेसली, थॉटलेसली यानी कि बिना सोचे समझे, THOUGHT, थॉट, लेसली LESSLY, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, जब वो बोलती हैं कि क्या है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलती हैं, गो टू स्कूल, कि बिना सोचे समझे उसको सीधे से बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, एंड रियलाइज इमीडिएटली, और ये बोलती है उनको ये रियलाइज़ होता है, ये समझ में आता है क्या, कि हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो एडवाइस, ये जो राय वो उनको दे रही है वो कितनी ज़्यादा खोखली हैं, उनका कोई भी यूज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो जो साहिब होता है वो उसको बोलता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, के जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वहाँ पे स्कूल बन जाएगी, आई विल गो, तब मैं उस स्कूल में जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, अब जो ऑथर होती है वो मजाक करते हुए बोलती है एनी उससे कि इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, अगर मैंने स्कूल शुरू करी तो क्या तुम आओगे, और ये क्या कर रही होती है, वो सिर्फ मजाक मजाक में बोल रही होती है। यस ही से स्माइलिंग बॉडली, और वो बहुत ज़्यादा खुश होके बड़ी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि यस ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, कुछ दिनों बाद मैं उसको देखती हूँ कि वो दौड़ता दौड़ता मेरी तरफ आ रहा होता है और मेरे पास आके बोलता है इज़ योर स्कूल रेडी, वो बोलता है क्या आपकी स्कूल बन गई। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, जब वो मुझसे ये पूछता है कि क्या आपकी स्कूल बन गई, तो मैं क्या महसूस करती हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बेरस, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करती हूँ। क्यों, बिकॉज आई हैव मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस उसको कर दिया था जो शायद कभी मैं पूरा करूँ ही ना, या फिर एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो मैं कभी पूरा करना चाहती भी नहीं थी। तो वो उसको जवाब देती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, ऑफकोर्स वो उसको ये तो नहीं बोल सकती कि मैं मजाक कर रही थी, तो वो बोलती हैं कि स्कूल बनने को ज़्यादा टाइम लगता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, अब वो ये बताती है कि आप प्रॉमिस लाइक माइन, कि जिस तरह से मैंने उसको वादे किए, क्या वादे किए कि मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम्हें बुलाऊँगी, उसी तरह के प्रॉमिस उसके ब्लिक यानी कि उसके ब्लैक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे हर कॉर्नर में उसको इस तरह के प्रॉमिस मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या होते हैं, उनको ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के हज़ार वादे करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हम आपकी लाइफ को क्या करेंगे, बेटर करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में कभी भी कोई चेंज नहीं आते या कभी भी वो प्रॉमिस पूरे नहीं होते। इसलिए यहाँ पे ऑथर बोल रही है कि उनके ब्लैक वर्ल्ड में इस तरह के प्रॉमिस हर कोने में मिलते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब हर महीने उसको देखना, उससे बात करना कभी कभी, तो जो
ऑथर थी वो उसको पहचानने लग गई थी, और उसको पहचानने के 1 महीने के बाद, उसको जानने के 1 महीने के बाद फाइनली शी आस्क्ड फॉर हिज नेम, फाइनली वो उनसे उनका नाम पूछती हैं। एंड ही सेड साहिब आलम, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है साहिब आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो वॉट इज मीन्स, उसको ये भी नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब वो बोलता है कि उसको उसके नाम का मतलब भी नहीं पता होता है, तो जो ऑथर होती है वो बोलती है कि अगर उसको उसके नाम का मतलब पता होता तो शायद वो अपने नाम पे कभी यकीन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया के मालिक। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड। अनअवेयर, अनअवेयर यानी कि नहीं पता होना, उसको नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मतलब है, और ना जानते हुए भी वो क्या कर रहा है? स्ट्रीट्स पे अपने दोस्तों के साथ रोम, रोम यानी कि घूमना फिरना, तो वो क्या कर रहा है? पूरी स्ट्रीट पे अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर सर्च कर रहा है, चीज़ों को खोज रहा है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। वो उनको क्या बोलती हैं? वो उनको बोलती हैं कि ये जो बच्चे हैं, इसके साथ जो इसके दोस्त हैं, उनको उसने क्या नाम दिया है? एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, कि ये जो लड़के हैं वो क्या एक आर्मी की तरह है, जिनके पास क्या होते हैं? बेयर फुट, उनके पास कभी भी चप्पल नहीं होते, तो उनको बोलती है कि ये बेयर फुट बच्चों की, लड़कों की आर्मी है। हु अपीयर्स लाइक अ मॉर्निंग बर्ड, जो मॉर्निंग बर्ड की तरह, जो सुबह की चिड़ियाओं की तरह सुबह सुबह दिखते हैं और 12 बजते ही, नून होते ही, दोपहर होते ही गायब हो जाते हैं। तो यानी कि जो साहिब था वो अकेला नहीं था, जो क्या था? एक पॉवर्टी, एक पुअर कंडीशन में रह रहा था। पूरे पूरे बच्चों का एक झुंड था जिनकी जो कंडीशन थी, लिविंग कंडीशन थी, वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और वो भी साहिब की तरह क्या करते थे? कचरों में पैसा ढूंढने की, अब कचरे में कुछ ढंग की चीज़ ढूंढने की कोशिश करते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। ओवर द मंथ्स, अब जो ऑथर थी वो उनको हर दिन क्या करती थी? ऑब्जर्व करती थी, उनको देखती थी, तो 1 महीने के अंदर वो कम से हर एक बच्चे को पहचानने लग गई थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल? आई आस्क वन। तो एक दिन वो एक बच्चे से, मतलब जितनी भी उनकी आर्मीज होती है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से एक बच्चे से पूछती है कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो सिंपल से जवाब देता है। क्यों सिंपली यहाँ पे क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि उनकी कंडीशन के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और वो क्या जवाब देता है कि जो मेरे चप्पल है वो मेरी मॉम ने कहाँ रखे? टांग पे चढ़ा रखे हैं, शेल्फ में रख रखे हैं, और वो मुझे उसको उतारने नहीं देती। Even if she did, he will throw them off. Add another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who had never on pair of his life. अब जब ये पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो बोलता है कि कहाँ रखे हैं? मम्मी ने चप्पल टांग पे रख रखे हैं। तो उनके साथ जो एक और लड़का होता है वो बोलता है कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कि अगर वो इसको चप्पल दे भी देती तो भी वो चप्पल फेंक देता। एड्स अनदर वन हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डज नॉट मैच। और ये कौन बोलता है? एक ऐसा लड़का बोलता है जिसने जूते तो पहन रखे होते हैं, पर उसके जूते क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि उसको क्या मिला होगा? जब वो गार्बेज में स्क्राउजिंग कर रहा होगा, जब वो गार्बेज में खोजा खोजी कर रहा होगा, तो उसको शायद 2 ऐसे शूज़ मिले होंगे जो क्या होंगे? अपोजिट होंगे, दोनों पैर में नहीं होंगे, लेकिन जस्ट उसको मिले थे तो उसने वो पहन रखे थे। When I comment on it, he shuffle his feet and says nothing. और जब ऑथर देखती है कि उसने क्या पहन रखे हैं, दोनों अलग अलग जूते पहन रखे हैं, और उसके ऊपर कमेंट करती है कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, वो बस अपने पैर हिलाता रहता है। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय। इतने में एक और तीसरा लड़का होता है, वो बोलता है कि मुझे भी शूज़ चाहिए, और उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी नेवर ओन्ड, यानी कि उसके पास कभी खुद के जूते नहीं थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It's not lack of money, but tradition to stay barefoot. If one explanation is one explanation, I wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब ऑथर बोलते हैं कि मैंने क्या करा है? मैंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया है, मैं पूरी कंट्री में घूम चुकी हूँ, और मैंने अक्सर बच्चों को देखा है बेयरफुट। मैंने अक्सर सिटी हो या गांव हो, रोड पे मैंने बच्चों को बेयरफुट बिना चप्पलों के ही देखा है। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। जब उनसे पूछा जाता है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो जो अक्सर लोग एक एक्सप्लेनेशन जो बोलते हैं, एक
अपना एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम लोग इसलिए चप्पल नहीं पहनते क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन यानी कि वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे यही चलता है कि हम लोग क्या नहीं करते, गांव के लोग चप्पल या फिर हम लोग चप्पल पहनना प्रिफर नहीं करते। आई वंडर इफ दिस इज ओनली कोज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और ये जो ऑथर होती हैं वो अक्सर सोचती है कि शायद ये क्या है, इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि बिकॉज वो लोग इतने ज़्यादा एम्बेरस होते हैं, उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता है, अपनी पॉवर्टी छुपाने के लिए नहीं होता, तो उनकी पॉवर्टी को, उनकी गरीबी को छुपाने के लिए उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक बहाना ढूंढ रखा है जिसमें वो बोलते हैं कि क्या है, ये एक ट्रेडिशन है, ये बरसों से चले आ रहे हैं कि क्या है, हम लोग चप्पल नहीं पहनते। I remember a story from Udupi once told me, as young boy who would go to the school past an old temple where his father was a priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting through his school bag on a forbidding folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer of another boy who had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess has granted his pair. Young boy, like the son of priest, now wore shoes, but many others, like rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. I remember a story of a man फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब जो ऑथर होती है उनको इनको देख के, इन बच्चों को देख के, बेयरफुट बच्चों को देख के एक स्टोरी आती है जिनको एक आदमी, जो उडुपी से एक आदमी था, उन्होंने उनको बताई थी। अ यंग बॉय, एज अ यंग बॉय ही वुड गो, अपने बारे में बताता है कि जब वो एक यंग लड़का था, ही यूज टू गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो जब स्कूल जाता था तो उसका जो स्कूल था उसको उस तक पहुंचने के लिए वो हमेशा एक टेम्पल से गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और जिस टेम्पल से वो गुजरता था उसी टेम्पल में उसके फादर पंडित का काम करते थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जब भी वो वहाँ पे जाता था उस टेम्पल में तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता था और वहाँ पे जो भगवान थे उनसे प्रार्थना करता था कि मुझे क्या दिलाओ, मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिलाओ। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद मैं उसी टाउन में वापस से जाती हूँ, उसी टेम्पल में, उसी मंदिर में जाती हूँ। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिजोलेशन। जो अब क्या पड़ा था, डिजोल्यूट मतलब बंजर पड़ा था, अब लोगों ने वहाँ पे आना जाना बंद कर दिया था। ड्राउन यानी कि डूब रहा था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट। अब क्या हो गया था, उस मंदिर के जो बैकयार्ड था, बैकयार्ड यानी कि उसके जो पीछे का एरिया था, मंदिर के पीछे का एरिया था, वहाँ पे अब नए प्रिस्ट आके, नए पंडित आके रहने लगे थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। उनके आंगन में रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म। उनका एक यंग बॉय मतलब उनका एक लड़का था जिसने यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो ग्रे कलर की थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसके पास सॉक्स और शूज़ भी थे। अराइव्ड पेंटिंग, जो उसी समय घर पे आता है, अराइव्ड यानी कि पहुंचना, उसी समय घर पे आता है। पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए। थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वहीं पे हाँफते हुए आके अपना जो बैग होता है वो वहीं पे बेड के ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उसको देखते हुए मुझे वापस एक और बच्चे की याद आती है, एक और लड़के की, बच्चे, छोटे बच्चे की याद आती है, छोटे लड़के की याद आती है जो एक बार इसी तरह गॉडेस के पास, माता के पास, देवी के पास आया होता है। जब फाइनली उसके पास क्या आ चुके होते हैं, पेयर ऑफ शूज़। फाइनली उसके पास शूज़ आ चुके होते हैं, एक पेयर ऑफ शूज़ यानी कि जूतों की एक जोड़ी आई होती है। लेट मी नेवर लूज देम। अब वो मंदिर में आके देवी से क्या प्रार्थना करता है कि लेट मी नेवर लूज देम, मुझे कभी भी इन जूतों को खोना ना पड़े। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर। ऑफकोर्स जो गॉड थी उसने उनकी ये इच्छा पूरी करी। यंग बॉयज लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, के आजकल के जो प्रीस्ट हैं उनके हर यंग बॉयज, उनके छोटे छोटे बच्चे क्या है, उनके पास अब शूज़ हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं, रैग पिकर। रैग पिकर क्या होते हैं, रैग पिकर होते हैं जो गार्बेज में से सामान, चीज़ें ढूंढते हैं। गार्बेज यानी कि जो कचरे में से सामान ढूंढने वाले इंसान को हम रैग पिकर कहते हैं, जिनके पीछे पोटली होती है, ठेला होता है, या फिर ना
कट्टे होते हैं जिसमें से वो कचरे में से ढूंढ ढूंढ के सामान बीनते हैं, उनको हम रैग पिकर्स कहते हैं। तो वो बोलती है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे रैग पिकर्स हैं जो मेरे मोहल्ले में हैं जिनके पास अभी भी शूज़ नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लेड मी टू सीमापुरी। अब बोथल बताती है कि मेरे एक्वेंटेंस, क्योंकि मैं इन बच्चों को जानती थी, बेयर फुट रैग पिकर्स को, इन बच्चों से मेरी जान पहचान मुझे कहाँ लेके जाती है, मुझे सीमापुरी लेके जाती है। अ प्लेस ऑन पेरिफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरिफ्री यानी कि दिल्ली के साइड में ही एक प्लेस है जो क्या नाम है, सीमापुरी है। येट माइल्स अवे, देखा जाए तो वो दिल्ली से कुछ ही दूरी पे है, पर मेटाफरिकली देखा जाए तो वो उनसे बहुत दूर है। यानी कि अगर हम सीमापुरी की डिस्टेंस देखें दिल्ली से तो वो बहुत ही कम है, लेकिन जो उनकी कंडीशन है दिल्ली के कंपैरिजन में वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में माइल्स यानी कि किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वेटर्स। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या है, स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स यानी कि रिफ्यूजीज़ हैं, जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, बिना इलीगली यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, उनको हम स्क्वेटर्स कहते हैं। तो बोल रही हैं कि दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पे रहने वाले रिफ्यूजीज़ हैं, स्क्वेटर्स हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से 1971 में इंडिया में आए थे। साहिब फैमिली इज अमोंग देम, साहिब की जो फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी की जब हम उस समय की बात करें तो ये जगह क्या थी, वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस यानी कि ये जो जगह थी वो फॉरेस्ट से भरी हुई थी, फॉरेस्ट से भरी हुई थी, जंगल से भरी हुई थी। इट स्टिल इज़, अभी भी इट स्टिल इज़ क्या कहना चाहती है कि अभी भी ये जंगल से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, सॉरी, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वो बोल रहे हैं कि अभी भी है तो वो जंगल ही, कि अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अब ये एम्प्टी, अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप ऑफ टीन एंड tarpaulin, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। वो बताती हैं कि किस तरह ये जो जगह है वो किन लोगों से भर चुकी है। ये जो जगह है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मड के जो घर बने हैं वो किसके बने, मिट्टी के बने हुए, जिसके ऊपर टीन और तारपुलिन की एक छत सी बनाई गई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पे किसी भी तरह का सीवेज, किसी भी तरह का बाथरूम नहीं है, किसी की भी तरह ड्रेनेज या नालियाँ नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, मतलब साफ पानी नहीं है। और ऐसी जगह पे 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स, 10,000 से भी ज़्यादा साहिब जैसे लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। ये जो लोग हैं वो 30 साल से भी ज़्यादा सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट, उनके पास कोई लीगल परमिट भी नहीं है, लॉफुली उन लोगों को यहाँ पे रहने की इजाज़त भी नहीं है। बट विद राशन कार्ड, भले उनके पास क्या नहीं हो, लीगल परमिट नहीं हो, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। और ये राशन कार्ड किसने बनाया है, ये राशन कार्ड पॉलिटिक पार्टीज़ ने बनाया है, जिनकी पास क्या आ जाती है, वोटर लिस्ट आ जाती है। यानी कि उन लोगों को ये राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि उनका नाम जो है वो किस में आ सके, वोटर लिस्ट में आ सके। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इन राशन कार्ड की वजह से उनको शायद थोड़ा बहुत अनाज भी मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने हमको क्या बताया, पुअर कंडीशंस ऑफ पीपल, कि पॉवर्टी के बारे में बताया, हमको पुअर कंडीशन के बारे में तो बताया है, साथ में साथ हमको क्या बताया, बैड गवर्नमेंट के बारे में भी हमको यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। बैड गवर्नमेंट कैसे, कि जो गवर्नमेंट है वो इनको एक तरह से तो आइडेंटिफाइड करने के लिए रेडी नहीं है, अपना लोग अपने मतलब इंडिया के लोग मानने के लिए रेडी नहीं है, उनको सिटीजनशिप देने के लिए, नागरिकता देने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उनको क्या मिल सके, वोट मिल सके, इसलिए उनको क्या दे दिया है, राशन कार्ड दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की पुअर कंडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी दिख रही है। इफ एट द एंड ऑफ द डे,
फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको जान पहचान से उनका पेट नहीं भरेगा। उनका पेट किससे भरेगा? राशन कार्ड से बढ़ेगा, जो कि उनको क्या दिलाता है? जो कि उनको फूड दिलाता है, खाना दिलाता है। If at the end of day we can feed our family and go to bed without an itching stomach, we would rather live here than the field that gave us no grain. अब जब औरतों से, वहाँ की लेडीज से पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, तो वो बोलती हैं इफ़ एट द एंड ऑफ डे, कि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर हम हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को खाना खिला सकते हैं, गो टू बेड विदाउट एन इचिंग स्टमक, अगर हम सोने से पहले हमारे बच्चों के जो पेट हैं वो भूख के मारे नहीं दुख रहे हैं, तो हम लोग ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे रेदर देन द फील्ड, कि हम लोग ऐसी बुरी कंडीशन में ही रहना प्रेफर करेंगे। इससे बेहतर कि हम लोग कहाँ पे रहे? ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे हमको खाना न। बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ ना मिले, खाने के लिए जहाँ पे उनके बच्चे भूखे रहें, इससे अच्छा तो वो इंडिया में आके रहे, जहाँ पे कम से कम भले ही कंडीशन कितनी पुअर हो, भले उनकी खुद की कोई पहचान नहीं हो, लेकिन कम से कम उनके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। Sees a group of women in the tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green field and river. और ये जवाब कौन देता है? ये जो जवाब होता है वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स का, यानी कि औरतों का एक झुंड होता है जो टेटर्ड साड़ी, टेटर्ड यानी कि फटी पुरानी, टेटर्ड यानी कि टॉन्ड, फटी हुई साड़ियाँ, TORN। तो ऐसी मतलब एक कुछ लेडीज़ होती है जो फटे पुरानी साड़ियों में होती है, उनसे जब पूछते हैं कि आप लोगों ने अपना घर ढाका में, अपनी जो इतना सारा लैंड था, ग्रीन फील्ड था, उनको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए, तो वो इस चीज़ का जवाब इस तरह से देती हैं। Wherever they find food, they pitch their tent, they become transit home. जहाँ पे भी उनको खाना मिल जाता है वहाँ पे वो लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, वहीं पे वो लोग अपना टेंट डाल देते हैं, और इस तरह से उनका ट्रांजिट, यानी कि जब मर्जी आए उस घर को हिला दिया जाए, ऐसा घर उनका बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी उसी तरह के घर में खोते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जब बच्चे होते हैं तो उन जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं? पार्टनर्स, यानी कि उनके सर्वाइवल यानी कि ज़िंदा रहने में उनकी मदद करते हैं, रोज़ उनकी ज़िंदा रहने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर हम सीमापुरी की बात करें, अगर आपको वहाँ पे ज़िंदा रहना है तो आपके पास एक ही काम है, जो क्या है? रैग पिकिंग का, कचरा उठाने का काम है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। थ्रू द ईयर्स, अब वो चीज़ इतने सालों से कर रहे हैं कि उनके लिए क्या हो गया? ये एक आर्ट की तरह हो गया है। गार्बेज, कचरा उनके लिए किसके समान हो गया है? सोने के समान हो गया है। इट इज़ दैट डेली ब्रेड, ये जो कचरा ही है उसी से उनको क्या मिलता है? रोज़ का ब्रेड, रोज़ की रोटी मिलती है। अ रूफ ओवर देयर हेड, इसी कचरे में, इसकी वजह से उनके सर पे क्या है? छत है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस रूफ में से क्या आ रहा है? रोज़ का पानी गिर रहा है, लेकिन कम से कम उनके सर पे छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन जब तक बड़े लोगों के लिए भले क्या हो, खाने और छत की बात हो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आई इज लाइटिंग अप, साहेब बोलता है कभी कभी मुझे 1 रुपया और कभी कभी तो 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है, और जब भी वो पैसे की बात करता है तो उसकी आँखों में एक अलग सी चमक होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको इस गार्बेज के ढेर में कभी 1 रुपये का सिक्का मिलता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हो, बल्कि आपके अंदर एक नई उम्मीद आ जाती है कि आपको शायद कुछ और मिलेगा। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. जहाँ पे बच्चों की बात है उनके लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है, और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है उनके लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट्स मीन ऑफ सर्वाइवल। जहाँ बड़ों की बात है तो उनके लिए क्या है? उनके लिए जो गार्बेज है, ये कचरा है, वो उनके सर्वाइवल, उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वहीं पे जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज क्या है? एक एक वंडर की तरह है, एक अद्भुत चीज़ की तरह है, जिसको वो क्या कर सकते हैं? अनरैप, जिसको वो खोल सकते हैं, और वो जितना ज़्यादा उसमें ढूंढेंगे उतनी ज़्यादा उनको अच्छी चीज़ मिलेगी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय अ फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह की बात है, मैं जब जा रही थी तो मेरे को साहिब दिखता है, और वो किसके बाहर खड़ा होता है? एक क्लब होता है उसके बाहर खड़ा होता है। क्लब यानी कि जैसे फील्ड क्लब होते हैं ना इधर में, जहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड का एरिया होता है जहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी जाती है।
तो एक दिन साहिब जो होता है उनके फेंस के बाहर, यानी कि उनकी जो मेन बाउंड्री होती है उसकी बाहर से अंदर की तरफ देख रहा होता है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो देख रहा होता है कि उसकी जो फील्ड है, वो जो मैदान है, वहाँ पे अंदर दो यंग लड़के हैं जो वाइट कलर की ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेस, और वो बाहर से, मतलब उस दीवार के बाहर से ही झांक के देखने में क्या है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, संतुष्ट है। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. वो बोलता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ। जो गेट कीपर है, जो चौकीदार है, वो मुझे अंदर जाके जो स्विंग्स है, जो झूले हैं, उन पे झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी क्या पहन रखे थे, टेनिस शूज़ पहन रखे थे, जो उसके डिसकलर्ड, जो उसके अजीब से बिना कलर वाले शर्ट और उसके शॉर्ट्स पे बहुत ही अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. भले ही जो ऑथर होती है वो उनसे कुछ पूछती नहीं है, लेकिन साहिब को पता होता है कि ऑथर किसकी तरफ देख रहे हैं, उसकी जूतों की तरफ देख रहे हैं, तो वो बोलता है someone gave them to me, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them does not bother him. The fact, अब इसमें क्या था, भले वो शूज़ किसने पहने थे, साहिब ने पहन रखे थे, पर वो शूज़ आए कहाँ से थे, डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, एक ऐसे रिच बॉय से, एक अमीर लड़के से आए थे जिसने उन शूज़ को क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ दिया था। डिस्कार्ड यानी कि छोड़ देना। Who perhaps refused to wear them, जो शायद इन शूज़ को इस वजह से नहीं पहन रहा था, because it has hole in them, क्योंकि अब उसमें क्या हो गया था, छेद हो चुका था। Does not bother him, पर ये जो चीज़ है वो क्या नहीं करती, ये जो चीज़ है वो साहिब को परेशान, बॉदर यानी कि परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके लिए क्या है, भले उस जूते में हॉल है पर उसके पैर में जूते हैं, यही उसके लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड barefoot even shoes with hole is a dream come true. क्यों बड़ी बात है, क्योंकि वो इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिना जूतों के लिए निकाली है, उसके लिए एक ऐसे जूते जिसके अंदर होल है, जिसके अंदर छेद है, वो भी किसकी तरह, सपने के सच होने के समान है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन उसको भी पता है कि भले उसके हक में जूते हैं, लेकिन जो गेम वो खेलना चाहता है वो क्या है, उसके आउट ऑफ रीच है, उस चीज़ को वो कभी भी नहीं खेल पाएगा, कभी भी नहीं छू पाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, जब ऑथर साहिब को देखती हैं तो वो किसकी तरफ जा रहा होता है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे दूध मिलता है, वहाँ पे जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या होती है, स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या होती है, वो चाय की जो है ना केतली होती है, उसको हम स्टील कैनिस्टर बोलते हैं। आई नाउ वर्क एट टी स्टॉल डाउन द रोड, वो बोलता है कि मैं अब कहाँ काम करता हूँ, मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और वहाँ पे काम करने के लिए मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, साथ में वो लोग मेरे सारे खाने का भी ध्यान रखते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है ये। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जब मैं उसके चेहरे पे देखती हूँ तो उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री, बिना चिंता का जो शक्ल थी, एक बच्चों की शक्ल पे होता है ना कि उनकी शक्ल पे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती, जो हमको बड़े लोगों की दिखती है, वो अब उसके चेहरे पे भी, मतलब वो चीज़ उसके चेहरे पे दिखने लगी थी, मतलब वो जो केयर फ्री नेचर था उसका, वो अब क्या हो चुका था, गायब सा हो चुका था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो बोल रही है कि जो स्टील कैनिस्टर उसने हाथ में पकड़ रखा था, वो क्या था, उस प्लास्टिक बैग से जिसको लेके वो इधर उधर दौड़ता रहता था, उससे 10 गुना ज़्यादा हैवी, उससे 10 गुना ज़्यादा भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है वो किसका है, वो जो आदमी है जिसके यहाँ काम कर रहा है उसका है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़े टाइम तक पहले साहिब क्या था, अपने मनमर्जी का मालिक था, उसकी इच्छा होती तो वो क्या करता, गार्बेज पिक करने आता, नहीं होती तो जाके वो टेनिस मैच देखता, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब वो उसका खुद का मालिक नहीं रहा, अब उसकी ज़िंदगी पे किसका हक है, अब उसकी ज़िंदगी पे उस टी स्टॉल वाले ओनर का हक है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी 800 रुपये और सुबह शाम के खाने के लिए बेच दी है।
बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। इसलिए जो कैनिस्टर है यानी कि जो चाय की केटली है, जो चाय बनाने वाली केटली है, वो उसके लिए क्या है, अपने बैग से बहुत ज़्यादा भारी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब यहाँ पे ऑथर एक और लड़के की बात कर रही है जिसका नाम है मुकेश। वो बोलता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ करनी है और वो क्या है, मुझे कार चलाना सीखना है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश ने ठान लिया था कि वो खुद अपना मालिक बनेगा, कोई भी किसी भी और को वो अपने ऊपर रूल नहीं करने देगा। आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। लेकिन मुकेश की एक बात अच्छी थी कि उसे पता था कि वो कहाँ तक जा सकता है, तो उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं क्या करूँगा, खुद की कार खरीदूंगा, पर उसने एक नया तरीका निकाला कार चलाने का, और उसने बोला कि आई विल बी मोटर मैकेनिक, कि मैं क्या बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो मैं उससे पूछती हूँ कि मोटर मैकेनिक तो ठीक है, पर क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। वो जो होता है, जो लड़का होता है नेक्स्ट, मुकेश जो होता है, वो ऑथर की आंखों में आंखें डाल के, मतलब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडली ये बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ और करूँ ना करूँ, मैं कम से कम कार चलाना तो सीखूंगा ही सीखूंगा। His eyes dream like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। तो बोलते हैं उसका जो ड्रीम था, उसका जो सपना था, वो किसकी तरह था, मिराज की तरह था, जो किसी भी समय टूट सकता है। मतलब वो कोई कुछ जो ऐसी चीज़ जो रियल नहीं है और ना कभी रियल हो सकती है, बहुत फार फेच था। अमंग द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, स्पेशली उस धूल में, जिस धूल में वो रह रहा था, फिरोज़ाबाद की जिस गलियों में रह रहा था, जो धूल से भरी हुई थी, उसकी वजह से उसका सपना और भी ज़्यादा क्या हो गया था, धुंधला हो चुका था। फेमस फॉर इट बैंगल्स, फिरोज़ाबाद किसके लिए जाना जाता है, अपने बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में क्या बनाने में बिजी है, बैंगल्स बनाने में बिजी है। It is the center of India glass blowing industry where families have spent generation around the furnace welding glass, making bangles for all the women in land and ships। ये जो एरिया है फिरोज़ाबाद है, उसको क्या माना जाता है, सेंटर माना जाता है किसका, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, ग्लास में जो काम करने वाली इंडस्ट्री है उसका। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, यहाँ पे जो फैमिलीज है, जो परिवार है, उन्होंने उनके जनरेशन कितनी ही पीढ़ियों ने इसी में काम किया है। वर्किंग अराउंड फर्नेस, यही इनकी जो कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियाँ है जिन्होंने भट्टी में इसी तरह से ग्लास का काम किया है, चूड़ियाँ बनाने का काम किया है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, ऐसा लगता है कि यहाँ से जितनी कि इस दुनिया में, इस पूरी ज़मीन पे जितनी भी वुमेन्स है, उन सब के लिए जो चूड़ियाँ बन रही है, वो कहाँ पे बन रही है, फिरोज़ाबाद में ही बन रही है। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम, मुकेश की जो फैमिली है वो भी इन्हीं लोगों से बिलोंग करती है, फिरोज़ाबाद में बिलोंग करती है, जो बैंगल्स बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। None of them know that it's illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. None of them know, जितने भी लोग हैं फरीदाबाद में, उनमें से बहुत फिरोज़ाबाद में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें से शायद ही किसी को पता होगा कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, मुकेश जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस में काम करना, यानी कि इस तरह की भट्टी में काम करना। क्यों, विद द हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब इस भट्टी में काम करते हैं तो इस भट्टी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है। इन अ डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और ये जो फर्नेस होता है, इसको वर्क करने के लिए इसको एक ऐसी जगह में रखना पड़ता है जहाँ पे ज़्यादा हवा ना आए। तो ये इसका जो काम होता है वो एक क्या होती है, एक ऐसी जगह में होती है जहाँ पे ना तो लाइट आती है, ना ही कहीं से हवा आती है। That the law, if enforced, could get him all of those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और बताती है कि that the law is if enforced, कि अगर इस तरह का कानून उनके ऊपर फोर्स्ड किया जाए, लागू किया जाए, अगर कोई इनके बारे में किसी गवर्नमेंट को शिकायत कर दे, तो ये कम से कम जो 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, हॉट फर्नेस से, यानी कि इस गर्म भट्टी से बाहर निकाला जाएगा, जहाँ पे दे स्लॉग मतलब
स्पेंड, जहाँ पे वो लोग अपने पूरे दिन के जितने भी घंटे होते हैं वो इन्हीं भट्टी के आसपास काम करने में बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और यहाँ पे काम करने की वजह से हमेशा इस घर मतलब ऐसे बंद जगह में काम करने की वजह से, जहाँ पे लाइट नहीं आती, कुछ नहीं आता, ऐसी जगह में काम करने की वजह से अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जो मुकेश की आइज थी उसमें बीम, बीम यानी कि एक अलग सी लाइट थी, खुशी थी जब वो मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। विच ही प्राउडली से इज बिंग रीबिल्ट, और वो बहुत प्राउड के साथ, बहुत खुश होकर बताता है कि उसका जो घर है वो क्या हो रहा है, रीबिल्ट, वापस से उसको बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन सिंकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, हम जिस रास्ते जा रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो लैंड्स होते हैं, जो रोड होते हैं, वो क्या होते हैं, गार्बेज की वजह से, मतलब कचरे की वजह से पूरे स्टिंक कर रहे होते हैं। स्टिंक यानी कि बदबू मार रहे होते हैं, स्टिंक यानी कि स्मेल करना, बदबू मारना, SMELL। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, अब जितने भी पास्ट होम्स यानी कि जितने भी घर से वो गुजरे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि वो इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन में है कि उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो क्या हो रही है, क्रम्बल हो रही है, बिखर रही हैं, टूट रही हैं। वॉबली डोर्स, उनके जो दरवाजे हैं वो क्या है, ऐसे हैं कि अपने आप ही हिल रहे हैं। नो विंडोज, उनके घर में कहीं पे खिड़कियां भी नहीं हैं। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन प्रेमिवल स्टेट, और उनके घर जो है वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वहाँ पे क्या हो चुकी है, क्राउड हो चुका है। क्राउड किसका, दूसरे लोगों का नहीं, क्राउड यानी कि भीड़, और भीड़ किसकी, दूसरे लोगों की नहीं बल्कि उनके खुद की फैमिली की। उनकी खुद की जो फैमिली है उसमें जो इंसान है वो ही इतने ज़्यादा है कि वहाँ पे वो क्या करें, भीड़ कर रहे हैं। एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ जो उनके एनिमल्स है वो लोग भी क्या करें, उसी छोटी सी जगह में, उसी भीड़ में एक साथ जैसे तैसे रह रहे हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो भी एक ऐसे ही घर के सामने, एक ऐसे ही दरवाजे के सामने आके रुकता है। बैंग अ वॉबली आयरन डोर, और क्या करता है, वॉबली आयरन डोर यानी कि ऐसे ही हिलते डुलते दरवाजे पे बैंग करता है, जोर से नॉक करता है। एंड पुशेज इट ओपन, और ऐसे नॉक करके अपने फुट से, अपने पैरों से उसको धक्का देके खोलता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक, शेक का क्या होता है, जो झोपड़ी होती है उसको हम शेक कहते हैं, ठीक है, हट जो बहुत बुरी कंडीशन में होती है उसको हम शेक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो हाफ बिल्ट शेक, यानी कि जो शेक थी, जो हट थी, वो भी क्या होती है, आधी ही बनी हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद द डेड ग्रास, एक जो उसका पार्ट था, एक हिस्सा उसको किससे थैच किया गया था, किससे कवर किया हुआ था, ढका हुआ था, डेड ग्रास से, सूखी घास से करा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव और विथ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनिच लिव, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक स्टोव था, एक चूल्हा था जिसके अंदर फायरवुड, जिसके अंदर लकड़ियाँ जल रही थी, और उसके ऊपर एक बड़ा सा लार्ज सा वेसल, एक बड़ा सा टपेला था जिसके ऊपर स्पिनिच पक रहे थे, जिसके ऊपर पालक पक रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जो ग्राउंड था उसमें एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की परात थी जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियों को काट के रखा था। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक बहुत यंग सी और फ्रेल, फ्रेल यानी कि पतली दुबली सी, ठीक है, लीन सी, फ्रेल नाजुक सी, तो एक बहुत नाजुक सी यंग सी लड़की है जो पूरी फैमिली के लिए शाम का डिनर बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखों में क्या हो गया था, स्मोक, धुएं की वजह से पानी इकट्ठा हो गया था, इसके बावजूद भी वो क्या करती है, उनको देख के स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो उसके बड़े भाई की बीवी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर शी हैज बिगन टू कमांड द रेस्पेक्ट एज द बहू, जो लड़की थी है ना, जो उसके बड़े भाई की बीवी थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी मुकेश से एज में, लेकिन इसके बावजूद भी बहू होने के नाते उसने क्या करी थी, घर में सबसे इज्जत पाली थी। The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. Already वो किसके लिए इंचार्ज थी, अकेली डॉटर इन लो थी, और साथ ही साथ वो 3 आदमियों की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसके हस्बैंड की, मुकेश की खुद की, और उनके पिताजी की भी। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil close to her face. जैसे ही ओल्ड मैन यानी कि जैसे ही मुकेश के फादर वहाँ पे एंटर करते हैं तो वो धीरे से क्या होती है, पीछे हो जाती है। विड्रो यानी कि पीछे होना, बैक स्टेप करना, BACKSTEP, बैक स्टेप यानी कि पीछे होना।
तो जैसे ही वहाँ पे बड़े लोग आते हैं तो वो पीछे हो जाती है और खुद को ब्रोकन वॉल, एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुपा लेती है और अपनी जो वेल होती है, घूंघट होती है, उसको और भी ज़्यादा अपने चेहरे के पास लाके अपना चेहरा छुपा लेती है। एज अ कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है कि जो बहुएं होती है उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, अपने एल्डर्स, अपने बड़ों के सामने घूंघट रखना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पे जो एल्डर है, यहाँ पे जो बड़े इंसान है वो कौन है, एक बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाला है, जो क्या है, इम्पावरिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद क्या कि इतने साल उन्होंने मेहनत करी, इसके बावजूद भी उनकी कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, उनके फादर ने, मुकेश के फादर ने सबसे पहले एज अ टेलर सिलाई बुनाई का काम किया और उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का काम शुरू किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में, इस बैंगल्स बनाने में निकाल दी, लेकिन आज तक उनके पास कभी इतना पैसा नहीं हुआ कि वो अपना हाउस भी रिनोवेट करा सके। सेंड हिज सन टू स्कूल, और या फिर अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, वो सिर्फ अपने बच्चों को इतना ही सिखा सका जो उसको खुद को आता था, जो क्या था कि बैंगल्स, चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब घर में कौन थी, मुकेश की ग्रैंड मदर भी थी, तो वो बोलती है इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, कि उस बच्चा जो मुकेश है उसकी किस्मत में, उसकी डेस्टिनी में, फेट में, कर्मा में यही लिखा है कि वो भी अपने फादर की क्या तरह क्या बनाएगा, बैंगल्स ही बनाएगा। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangle? अब उनकी ग्रैंड मदर ने क्या देखा था, उनकी ग्रैंड मदर जो दादी माँ थी, उन्होंने देखा था कि किस तरह उनके हस्बैंड जो खुद क्या थे, जो खुद चूड़ियाँ बनाने वाले थे, वो भी किस तरह से काम कर करके ग्लास को, चूड़ियों को पॉलिश कर करके आंखों में मिट्टी जाने की वजह से किस तरह उनकी भी आंखें की जो लाइट थी, किस तरह उनकी भी आंखों की रोशनी खो दी थी। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो बोलती है कि क्या भगवान का दिया हुआ जो हमारे पास जो लिनेज, जो हमारी भगवान के द्वारा दी हुई हमारी हायरार्की जो चली आ रही है, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो बताती है किस तरह हम लोग कौन सी कास्ट में पैदा हुए हैं, हम लोग ऐसी जात में पैदा हुए हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाना है। क्या हम ऐसे लोग जिनका काम चूड़ियाँ बनाना है वो इससे ज़्यादा कुछ अलग सोच सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं। In every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven color of the rainbow, live in the mounds of an unkept yards, are piled on four-wheeler handcart pushed by young men around the narrow lanes of the shanty town. और बताती है किस तरह ये जो हालत है वो सिर्फ मुकेश की नहीं है, बल्कि फिरोज़ाबाद के हर घर की, हर सड़क की, जैसे वो कहना चाहते हैं कि जो फिरोज़ाबाद है उसकी हर सड़क के, हर घर की, हर घर के आंगन की यही कहानी है। ठीक है, एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, के हर एक दूसरा घर, हर एक दूसरी स्ट्रीट, हर एक दूसरी सड़क, सारी जगहों पे क्या है, सारी जगहों पे एक ही कंडीशन है, जो लोग हैं वो किस काम में बिजी हैं, जो लोग हैं वो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में बिजी हैं, अलग अलग कलर की, सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, आउट ऑफ द 7 कलर्स, यानी कि रेनबो के 7 कलर से जितने भी और कलर बन सकते हैं और हर कलर की चूड़ियाँ इन लोगों के पास आपको मिल जाएंगी। ला इन माउंट्स, कि ये लोग इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ हर साल बनाते हैं कि जो उनके अनकेप्ट यार्ड है, यानी कि उनके घर के जो छोटे छोटे से आंगन हैं उसमें ये चूड़ियों का क्या पड़ा हुआ है, ढेर, माउंड यानी कि ढेर पड़ा हुआ है। माउंड यानी कि होता है हिप, HEAP, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ढेर। तो ये क्या होता है, ये ढेर इनके आंगन में पड़े ही रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, और जब ये जब इकट्ठा हो जाते हैं, ये जब ढेर बन जाते हैं तो इनको किस पे ट्रांसफ़र किया जाता है, इनको एक 4 पैरों वाले हैंड कार्ट पे एक गाड़ी पे डाला जाता है, जिसको फिर वो लोग यंग मैन जो होते हैं, जो घर के यंग जनरेशन होती है, जवान लड़के होते हैं, वो उसको धक्का मार के नैरो लेन यानी कि पतली पतली गलियों से निकाल के उसको टाउन में बेचने जाते हैं। And in dark hutmen next to lines of the flames of flickery oil lamps sit boys and girls with their fathers and mother, welding piece of colored glass into the colors of bangles.
और जहाँ पे जो एक इंसान क्या कर रहा है, इन बैंगल्स को लेके बाहर बेचने जा रहा है, वहीं पे घर के बाकी सारे लोग नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो एक ऑयल लैम्प यानी कि एक तेल के दिए के सहारे, जिसकी जो है ना लो है वो भी क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है, बार बार हिल डुल रही है, उसके सहारे घर के जितने भी लोग हैं, भले वो छोटा लड़का हो, भले वो छोटी लड़की हो, भले वो फादर हो, भले वो मदर हो, भले वो दादी हो, सब क्या करते हैं, एक सर्कल में बैठ के बाकी के सारे लोग घर में सर्कल बैंगल्स बनाने का काम, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। Their eyes are more adjust to dark than the light outside. वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा टाइम सिर्फ किस में स्पेंड करते हैं, बैंगल्स बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में स्पेंड करते हैं, कि उनको ये तक नहीं पता होता है कि बाहर जो लाइट है वो कैसी दिखती है। उनको इतनी आदत हो चुकी है कि वो डार्क से, अंधेरे से क्या हो चुकी है, उनकी आँखें अब एडजस्ट हो चुकी हैं। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और ये एक वजह है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने काम में इतने बैंगल्स बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि जब तक वो अडल्ट होते हैं, जब तक वो बड़े होते हैं, उससे पहले ही वो अपनी आई साइट, उससे पहले ही वो अपनी आँखें खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। अब ये एक लड़की की बात करिए, सविता की बात करिए, जो एक यंग गर्ल है जिसने पिंक कलर की अजीब सी ड्रेस पहन रखी है और एक एल्डरली वुमन, एक बहुत बुढ़ी औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग द पीसेज ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रही है, जो ग्लास है, कांच है, उसको सोल्डरिंग, उसको शेप देने की कोशिश कर रही है। एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ मशीन, और जो उसके हाथ है वो बिल्कुल मशीन की तरह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब वो इतने छोटी एज से काम करना शुरू कर देते हैं कि उनको क्या होती है, उनको इस चीज़ की आदत हो जाती है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मैंक। आई वंडर इफ शी नो, मैं सोच, वो ऑथर बोलती है कि मैं वंडर कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इसको ये जो बैंगल्स जो ये रोज़ बनाती है, क्या इसको इसकी सेंसिटी, क्या इसको इसकी वैल्यू के बारे में कोई आइडिया है कि लोग बैंगल्स के, इंडियंस के लिए बैंगल्स क्या महत्व देते हैं, क्या उसको इस चीज़ का कोई आइडिया है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, वो बताती है कि किस तरह जो चूड़ियाँ हैं वो किसकी निशानी है, सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, ऑस्पिशियसनेस यानी कि गुडनेस, गुडविल, ठीक है, कि शादी में क्या हो, सब अच्छा ही हो, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ क्या हो, अच्छी हो, उस चीज़ की निशानी भी क्या है, उस चीज़ की निशानी भी बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled into her wrist। और बोलती है एक दिन उसको पता पड़ेगा, जिस दिन, एक वो दिन जिस दिन सडनली, अचानक से इसको उठा के बोल दिया जाएगा कि तुम्हारी क्या हो रही है, शादी हो रही है। उसके सर पे लाल कलर की चुन्नी उड़ा दी जाएगी, उसके ऊपर घूंघट लगा दिया जाएगा, उसके बालों को, सॉरी, उसके हाथों को मेहंदी से रंगा जाएगा, उसके हाथों में लाल कलर की चूड़ियाँ पहना जाएगी। उस दिन, जिस दिन वो ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, हर एक दूसरी वुमन की तरह, उस दिन उसको रियलाइज़ होगा कि ये जो बैंगल्स, ये जो चूड़ियाँ बना रही हैं वो क्या होती हैं। She still, sorry, like the old woman beside her who becomes one many years ago, वो बोलती हैं कि वो भी एक दिन क्या बनेगी, दुल्हन बनेगी, उस किसकी तरह, ठीक उसी ओल्ड वुमन की तरह जिसके पास वो बैठी है। Who became one many years ago, जो बहुत साल पहले उसी की तरह एक दुल्हन बनी थी। Still, she still has bangle on her wrist but no light in her eyes, और वो बताती किस तरह के उसके हाथ में अभी भी कंगन तो है, पर उन कंगन की वजह से उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं रही। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। और वो क्या बोलती है, जब उससे ऑथर बात करती है तो वो बोलती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी किस्मत में इतना भी नहीं था कि वो दिन के एक बार का खाना भी पेट भर के खा सकें। हर वॉइस वॉज ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी वॉइस में किसी भी तरह की कोई भी खुशी नहीं थी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम दैट शी हैज़ रीप्ड। वो बोलती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उसने एक भी ऐसा खाना नहीं खाया जो उसने पूरी तरह से इंजॉय किया हो, पूरी तरह से खुश होके, पूरी तरह से खुश होके खाया हो। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उनके जो पास में उनके हस्बैंड बैठे होते हैं, जिनकी लंबी सी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो बोलते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे बैंगल्स के अलावा, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता।
ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अचीवमेंट, एक ही अच्छा काम किया है, वो ये किया है कि मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बनाया। मतलब कम से कम मेरा परिवार क्या नहीं कर रहा, कम से कम मेरा परिवार रास्ते पे तो नहीं है। तो बस वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ कर पाया, और वो क्या था, अपने परिवार को घर बना के दे पाया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. He has roof over his head. अब जब वो ऑथर उनकी बात सुनती है कि कम से कम मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए छत बना के दी, घर बना के दिया, तो उसको सुन के जो ऑथर होती है उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि वन वंडर, कि वो सोचते हैं कि शायद ही हैव अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, इस इंसान ने वो अचीव कर लिया है, वो हासिल कर लिया है जो बहुत सारे लोग आज भी हासिल नहीं कर पाए। इस इंसान ने कम से कम अपने सर पे अपने बच्चों के सर पे कम से कम छत बनाई है, एक घर बनाया है, जो आज भी कितने लोगों के पास नहीं है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है, जो सड़कों पर ही रहते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब बोलती है cry of not having money to do anything. इन लोगों की दिक्कत क्या है? वो बोलती है इन लोगों की दिक्कत ये है कि इनके पास पैसे नहीं है कि ये लोग क्या कर सके, कि ये लोग बैंगल्स बनाने के इस बिज़नेस को छोड़ के किसी और बिज़नेस में अपना हाथ आजमा सकें। अब क्या होता है, आपको जब भी किसी बिज़नेस में जाना है तो आपको पहले वो चीज़ क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, और सीखने के लिए आपको क्या लगता है, पैसा लगता है। तो वो बोल रहे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, कि उनके पास उनकी दिक्कत ये है कि वो आज भी क्यों बैंगल मेकिंग फॉलो कर रहे हैं, क्यों आज भी उनकी जनरेशन पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ सिर्फ ये चूड़ियाँ ही क्यों बना रही है, इसलिए बना रही है क्योंकि लैक ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास पैसे की इतनी कमी है कि वो चाह के भी कुछ और चीज़ नहीं सीख पाते, किसी और चीज़ में नहीं जी पाते। इस वजह से उनको क्या करना पड़ता है, इस वजह से उनको वही चीज़ करनी पड़ती है जो वो बरसों से करते आ रहे हैं, कैरी ऑन द बिजनेस। उनको वही बिजनेस बैंगल मेकिंग का, वही जो उनका धंधा चला आ रहा है चूड़ियाँ बनाने का, वही उनको आगे भी करना पड़ता है। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, और ऐसा काम बैंगल्स मेकिंग क्या है, ये जो चूड़ियाँ बनाने का काम ऐसा काम है कि उनके पास क्या नहीं आता, पूरी फैमिली मिलके भी ये काम करती है, उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं आता कि वो लोग क्या हो, उनके पास इतना खाना आ सके कि सबका पेट भर सके। रिंग्स इन एवरी होम, और ये चीज़ फिरोज़ाबाद के हर घर में हो रही है। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. The young men echo the laments. Laments यानी कि दुख, सैड स्टोरीज, सैडनेस, ठीक है। अब जो है ना, जो चीज़ें एल्डर्स ने कही, जो चीज़ें एल्डर्स यानी कि जो लोग जो बड़े हैं वहाँ के, जो दुख वो बता रहे, वही के वही दुख जो यहाँ की यंग जनरेशन है वो भी यही दुख बयां कर रही है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, टाइम के साथ यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आया है। ईयर ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल यानी कि इतने सालों से जो ये एक ही चीज़ करते आ रहे हैं, एक ही काम करते आ रहे हैं, इन लोगों ने उनको क्या कर दिया, नंब यानी कि इन लोगों को महसूस करने से रोक दिया। मतलब अब इनको कुछ चीज़ का एहसास ही नहीं होता। तो ये क्या हो चुके, नंब हो चुके, अब इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। और इनके अंदर जो एबिलिटी है क्या है कि जो रोज़ की भूखमरी और जो रोज़ की तकलीफ है, उस चीज़ ने इनके अंदर के ड्रीम को, इनके अंदर के सपने को, इनके अंदर के इनिशिएटिव, कुछ नया करने की सोच को ही किल कर दिया है, मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्या बोल रहा है अब ये, Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who has fallen into vicious circle of middlemen who trap their father and forefather. अब मैं इनके पास जाती हूँ और मुझसे पूछती हूँ कि तुम लोग खुद ही अपनी एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना देते। कोऑपरेटिव क्या होता है समझते हो, जहाँ पे सब मिल के क्या करते हैं, खुद ही अपना पैसे इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरह की चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना बेसिकली। तो ये चीज़ जो ऑथर होती है वो एक यंग मैन से पूछती है जो क्या किस में फॉल हो चुका होता है, जो विशियस मैन, मिडल मैन, यानी कि मिडल मैन कौन होते हैं, जो इनका सामान ले जाके सप्लायर्स को बेचते हैं। बीच का जो खाने वाला इंसान होता है ना, उसको हम मिडल मैन कहते हैं। तो इन मिडल मैन के ट्रैप में, इनके जाल में फंसे हुए, जैसे इनके फादर्स और फोर फादर्स, इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, इनके बाप दादा जिस तरह से उनके
जाल में फंसते हुए आ रहे हैं, उसी तरह के आज की यंग जो जनरेशन है वो भी उसी जाल में अभी फंसती जा रही है। तो वो उनको सजेस्ट करती है कि तुम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपनी खुद की सोसाइटी क्यों नहीं बना देते। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. वो बोलते हैं अगर हम हमारी कोऑपरेटिव बना भी दे तो हम लोगों को जो पुलिस वाले हैं वो मार के जेल में डाल देंगे कि ये बोल के कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। There is no leader among them. हम लोगों में कोई भी, इन लोगों में कोई भी लीडर नहीं था जो उनको क्या कर सके, गाइड कर सके, उनको सही रास्ते पे ले जा सके, उनके लिए आवाज़ उठा सके। No one who could help them see things differently. उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था, कोई अलग इंसान नहीं था जो उनके लिए क्या करे, उनको चीज़ों को नए नज़रिए से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. वो जितनी तरह से जितने थके हुए उनके माँ बाप है उतने ही थके हुए उनके बच्चे भी हैं, यानी कि वो चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं तो वो भी क्या हो चुके हैं, अब थक चुके हैं। They talk endlessly in spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अगर आप ऐसे लोगों से बात करते हो जो क्या है इन कंडीशन से गुजर रहे हो तो वो लोग किस में मूव करते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल यानी कि सर्कल में मूव करते हैं। सर्कल में कैसे, वो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से कि गरीबी की वजह से होता है, फिर अपथे पे आ जाते हैं। अपथे यानी कि पैथेटिक कंडीशन, यानी कि जब खुद की कंडीशंस, खुद की चीज़ों को सुधारा ना जा सके उसको हम अपैथी बोलते हैं। फिर ग्रीड पे आ जाते हैं, फिर उनके अंदर क्या आती है, लालच आ जाता है, और फिर लालच से वो इनजस्टिस पे आ जाते हैं, मतलब कुछ इलीगल काम करने लग जाते हैं। तो ये इसी एक सर्कल में क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं कि वो पॉवर्टी, भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण इतना थक जाते हैं कि उनमें क्या आ जाता है, कुछ पाने का लालच आ जाता है, और उस लालच को पूरा करने के लिए वो जस्टिस के खिलाफ चले जाते हैं, इलीगल काम कर लेते हैं। तो ये इस विषय से एक बहुत बुरे सर्कल में फंसे हुए हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। उनको देख के, उनकी बातें सुन के मुझे दो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड नजर आते हैं। One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक तरफ तो ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे परिवार हैं जो एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं पॉवर्टी के, जहाँ पे वो लोग अपनी कास्ट की वजह से उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उसी चीज़ के अंदर दबे हुए हैं जो उनकी कास्ट उनके ऊपर फोर्स करती है, मतलब उसी बिजनेस के अंदर, उसी धंधे में लगे हुए हैं। इन विच दे आर बोर्न, स्पेशली जिस कास्ट में वो बोर्न होते हैं उनको उसी कास्ट में जो काम कराया जाता है वही उनके ऊपर फोर्स किया जाता है। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा जो सर्कल है, दूसरे जो लोग हैं वो कौन है, साहूकार से बने हुए हैं। द मिडल मैन, जो मिडल मैन है, पुलिस मैन है, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ का ध्यान रखते हैं, रूल का ध्यान रखते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। एक तरफ तो गरीब लोग हैं और दूसरी तरफ ये सारे अमीर लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर यानी कि सिर्फ परिवार नहीं बल्कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये मिडल मैन है, ये पुलिस मैन है, इन सब ने मिलके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना बड़ा बैगेज, इतना बड़ा भार डाल दिया है जो बच्चा अपने आप से उतार ही नहीं पाता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले बच्चे को रियलाइज होए कि उसके ऊपर क्या है, एक भार है, उससे पहले ही वो अपने फादर की तरह, अपने बाप दादाओं की तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो ये सब छोड़ के कुछ भी और करने जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो इन सारे लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी कि इन सब के खिलाफ जाना आपके बड़े होने का पार्ट नहीं है। हाँ, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब जब फाइनली वो किसके अंदर देखती है, मुकेश के अंदर एक फ्लैश, एक अलग सी झलक सी देखती है, जो क्या कर रही है, वो डेयर कर रहा है, वो हिम्मत कर रहा है कि वो क्या करे, अपनी कास्ट के खिलाफ जाके, अपना जो काम उसके ऊपर थोपा गया है उसके खिलाफ जाके कुछ और काम करे, तो उसको अंदर से खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटरसाइकिल मैकेनिक। वो बोलता है कि मुझे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो ऑन गैराज एंड लर्न। वो बोलता है कि मैं गैराज जाऊंगा और वहाँ पे जाके सीखूंगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो बोला जाता है कि जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि दूर है तो भी क्या होगा, मैं तो चल के जाऊंगा, पर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही सडनली साइलेंट। नो, ही सेज। तो मैं उससे पूछती हूँ, जब वो उसके अंदर मैं इतना डिटर्मिनेशन देखती हूँ, इतने
दृढ़ निश्चयता देखती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने का या फिर कभी एरोप्लेन उड़ाने का सोचा है? तो ही सडनली साइलेंट, तो वो सडनली चुप हो जाता है और बोलता है नो। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ देखता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एम्बैरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। अभी वो उसके जो मरमर मरमर यानी कि मुंह मुंह में बोलना, तो जब वो मुंह मुंह में नो बोलता है तो उसके अंदर क्या एक शर्म सी है, उसके अंदर एम्बैरसमेंट यानी कि शर्मिंदा है वो इस चीज़ को लेके, लेकिन वो अभी तक रिग्रेट में नहीं बदला। मतलब कि वो उसमें अभी भी ये होप है, ये उम्मीद है कि शायद वो क्या कर पाएगा, शायद वो ड्राइविंग सीख पाएगा। उसने अभी तक उसकी जो सपना है वो अभी तक रिग्रेट में नहीं। Content to dream of cars that he see hurtling down in the street of his town, few airplanes fly over फिरोजाबाद। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर क्या कह रही है कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद है वो क्या है, एक अंडर डेवलप प्लेस है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एयरप्लेन देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा कम एयरप्लेन यहाँ से उड़ते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ देखने को ही नहीं मिलती, तो उनको ऐसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या देखी, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार देखी और उसी के सपने वो लोग देखते हैं, और वही सपने वो देख रहे हैं, जो सपने वो देख रहे हैं वो भी क्या है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम मुकेश जैसे इतने सारे जनों में कोई एक दो ऐसे मुकेश जैसे इंसान हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी कास्ट से निकल के अलग सपने डेयर कर रहे हैं, यानी कि हिम्मत कर रहे हैं देखने की। दिस वॉज योर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस जंग। थैंक यू।